घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल क्या होता है, इसकी परिभाषा देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बल्कि इतना कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तब उन दोनों वस्तुओं के मध्य में जो बल कार्य करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। परिभाषा पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तब उन दोनों वस्तुओं के मध्य में जो बल कार्य करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को अंग्रेजी में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, इसलिए इसको एफ एस से व्यक्त करते हैं। सॉरी, ऐसे लिखेंगे एफ एस। घर्षण बल को अंग्रेजी में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का पहला अक्षर पहला अक्षर एफ होता है, इसलिए इसको एफ से व्यक्त करते हैं। फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये घर्षण बल की परिभाषा हो गई। अब घर्षण के प्रकार, तो प्रकार देखिए, घर्षण दो प्रकार का होता है। घर्षण निम्न दो प्रकार का होता है, जो कि पहला है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण है ना, पहला क्या है, लोटनिक घर्षण। और दूसरा होता है संस्पर्शी घर्षण, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, ये दो प्रकार होते हैं घर्षण बल के। बस तीन प्रकार और होते हैं, वो अभी बताएंगे पदार्थ की अवस्था के आधार पे। लोटनिक घर्षण क्या होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है, ये और देखिए। लोटनिक घर्षण में कह सकते हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि लोटनिक अर्थात जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या लुढ़कने का प्रयास करती है, तब ऐसे घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। घर्षण सही, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या लुढ़कने का प्रयास करती है, तब इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या है? सर्पी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सर्प है ना, तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है सर्प की तरह, है ना, स्नैक जैसे चलता है वैसे फिसलती है, तब उन दोनों वस्तुओं के मध्य में जो घर्षण कार्य करता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तब उन दोनों वस्तुओं के मध्य में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। घर्षण के दोनों प्रकार संभवतः सही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब घर्षण पदार्थ की अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। घर्षण के कितने प्रकार होते हैं? तीन। ये लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण तो मुख्यतः घर्षण के प्रकार हैं, लेकिन पदार्थ की अवस्था के आधार पर घर्षण तीन और प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। और दूसरा होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। और तीसरा है गतिक घर्षण।
गतिक घर्षण। इनकी परिभाषा भी ध्यान से देखिए। स्थैतिक, स्थैतिक से तात्पर्य है कि जिस पे बल लगाया जाए और वस्तु पर कोई प्रभाव न पड़े, स्थैतिक से ये तात्पर्य है। यहीं से इसकी परिभाषा निकलेगी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, बल वह वाहक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तित कर भी देता है, परिवर्तन अवस्था में कर भी देता है, अथवा अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अवस्था परिवर्तन कर देगा ये संभव नहीं है, मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु पे बल लगाया जाए और वस्तु की अवस्था परिवर्तन भी नहीं हो, वस्तु में अवस्था परिवर्तन हो भी नहीं और बल भी लगाया जाए, तो वहाँ पे स्थैतिक घर्षण होता है। जैसे कोई वस्तु है बहुत भारी है और उसको हटाना है, अब अकेला आदमी उसको ढकेल रहा है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वो वस्तु वहाँ की वहीं रखी है और बल लगा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे स्थैतिक घर्षण है। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब सीमांत घर्षण क्या है? तो जैसे अब एक व्यक्ति अकेला लगा था उस वस्तु को हटाने के लिए, वो वस्तु नहीं हट रही थी, बिल्कुल बल ही नहीं लग रहा था। अब मान लो कोई दो व्यक्ति आ गए, मतलब दो हो गए, एक और आ गया, दो हो गए। अब वो दोनों लगे प्रयास करने उस वस्तु को वहाँ से हटाने के लिए, तो वस्तु अभी भी नहीं हट रही है, लेकिन वस्तु वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है, मतलब हटने का मतलब ऐसे मान सकते हैं कि मूड में आ गई है हटने, लेकिन हट नहीं रही है, अभी भी भारी है वस्तु। वहाँ से अवस्था परिवर्तन होने वाली है, मतलब वस्तु चलने की ठीक अवस्था में आ जाए लेकिन चले ना, उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आ जाए, ऐसे ऐसे हो, मतलब चले नहीं वस्तु लेकिन चलने की अवस्था में आने वाली हो, उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। परिभाषा ऐसे बनाएंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आ जाए लेकिन चले नहीं, चलने की अवस्था यानी गतिक अवस्था बोल सकते हैं, ठीक चलने की अवस्था में आ जाए लेकिन चले नहीं, तो इस प्रकार के घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। तीसरा होता है गतिक घर्षण। ये घर्षण मतलब अब जैसे दो लोग नहीं चला पा रहे उस वस्तु को, तो कोई तीसरा और आ गया, फिर सबने धक्का दिया, वो वस्तु वहाँ से अलग जा गिरी, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यही है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आ जाए और चलने लगे, मतलब गतिज अवस्था में आ जाए, गतिज अवस्था में आ जाए तो उसको गतिक घर्षण कहते हैं। परिभाषा ऐसे बनाएंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु गतिज अवस्था में आ जाए, कहने का अर्थ है चलने लगे, तब इस प्रकार के घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। तीनों घर्षण पुनः समझ लीजिए। स्थैतिक घर्षण वो घर्षण जिसमें जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, अवस्था परिवर्तन नहीं हो, स्थैतिक घर्षण। दूसरा सीमांत घर्षण, इस प्रकार बल लगाया जाए कि वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आ जाए लेकिन चले नहीं, सीमांत घर्षण। और जब चलने लगे तो गतिक घर्षण, यानी जिस प्रकार वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु ठीक गतिक अवस्था में आ जाए, चलने लगे, उसको गतिक घर्षण कहते हैं। ये घर्षण के प्रकार हैं। अब घर्षण के उपयोग देखिए। घर्षण के जो उपयोग हैं वो भी निम्नलिखित हैं।
घर्षण बल अपने आप ही में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि घर्षण नहीं होता तो अपन लोग जीवित भी नहीं रह पाते। अब देखना घर्षण के उपयोग कैसे। घर्षण के उपयोग घर्षण के उपयोग बहुत हैं। घर्षण के कारण चल पाते हैं। जब अपन चलते हैं तो अपने पैरों और जमीन के मध्य, यानी अपने जो तलवे होते हैं उनके और जमीन के बीच में जो बल कार्य करता है वो घर्षण बल ही तो है। अभी बोले थे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल लग रहा है, चलते हैं, पैरों के तलवे और जमीन के मध्य में जो बल कार्य कर रहा है वो घर्षण बल है, अर्थात घर्षण के कारण चल पाते हैं। ये सिद्ध हुआ कि घर्षण बल नहीं होता तो चल नहीं पाते, तो घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, उपयोग है। अब घर्षण के कारण अपन खाना भी खा पाते हैं। जैसे दांतों के मध्य, दोनों दांतों के मध्य में घर्षण बल कार्य करता है। भोजन को चबाया जा रहा है, नीचे के दांत और ऊपर के दांतों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो घर्षण बल ही तो है। अगर ये नहीं होता तो भोजन को इस तरफ रखते तो इस तरफ चला जाता, इस तरफ रखते तो इस तरफ चला जाता। तो कहने का अर्थ घर्षण नहीं होता तो खाना भी नहीं खा पाते। तो घर्षण से क्या होता है, घर्षण के कारण हम खाना खा पाते हैं, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं।